Subscribe the channel for latest update. Press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं प्राचीन भारत से गुप्त साम्राज्य, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके पहले हमने प्राचीन भारत से बहुत से टॉपिक है जो डिस्कस कर लिए हैं। जिस किसी ने वो वीडियोस नहीं देखे वो एक बार देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं गुप्त साम्राज्य। सबसे पहले गुप्त साम्राज्य का उदय कहाँ हुआ है? तो कौशाम्बी में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ है। ठीक है। उसके बाद गुप्त वंश का संस्थापक, गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त ये गुप्त वंश के संस्थापक है। पूछा जाता है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त दिया हुआ होता है, चंद्रगुप्त द्वितीय दिया हुआ होता है, उसके बाद समुद्रगुप्त दिया होता है, श्रीगुप्त दिया रहेगा। तो आपको बताना है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त है। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन है? तो घटोत्कच ये श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी है। गुप्त वंश का प्रथम महासम्राट, गुप्त वंश का प्रथम महासम्राट कौन है? तो चंद्रगुप्त प्रथम ये गुप्त वंश का महासम्राट है। आपको याद रखना है। आपको पूछा जाएगा कि महासम्राट कौन है, तो आपको ये नहीं बताना है कि श्रीगुप्त है, आपको बताना है कि चंद्रगुप्त प्रथम ये गुप्त वंश का महासम्राट है। ठीक है। आगे देखते हैं। गुप्त सावंत की शुरुआत, गुप्त सावंत की शुरुआत किसने की है? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गुप्त सावंत की शुरुआत किसने की है? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की है। और कब की है? तो 319 ईसा में से लेके 319 ईसा से लेके 320 ईसा तक गुप्त सावंत है। ठीक है। और इसकी शुरुआत किसने की है? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की है। याद रखना है आपको। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो उसका ज्येष्ठ पुत्र था। कौन था? ज्येष्ठ पुत्र। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी, सॉरी, चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ है। भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है पूछा जाता है, तो किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को कहा गया है। इसमें हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, तो आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। कौन था? हरिसेन ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। समुद्रगुप्त ने किसकी उपाधि धारण की? समुद्रगुप्त ने किसकी उपाधि धारण की? तो अश्वमेघ कर्ता की उपाधि धारण की है। कविराज की उपाधि, कविराज की उपाधि किसे मिली है? तो समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि मिली है। ठीक है। कविराज की उपाधि किसे मिली है? तो समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि मिली है। आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ये समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ है। ठीक है। आगे देखते हैं। फाहियान चीनी यात्री किसके दरबार में आया था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फाहियान चीनी यात्री, फाहियान चीनी यात्री था। पूछा गया है किसके दरबार में आया था? तो किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, जो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, सबसे पहला विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना किसने की है? तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की है। ठीक है। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो स्कंदगुप्त ये कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ है। आगे देखते हैं। गुप्त काल में व्यापारिक केंद्र, गुप्त काल का जो व्यापारिक केंद्र था वो कौन सा था? तो उज्जैन ये गुप्त काल का व्यापारिक केंद्र था। ठीक है। किसके सती होने का प्रमाण
किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो एरन अभिलेख से किसी के सती होने का प्रमाण मिलता है। कहाँ से? एरन अभिलेख से किसी के सती होने का प्रमाण मिलता है। अभी सती मतलब क्या? तो सती मतलब अगर किसी के हस्बैंड की मौत हो गई तो उस विधवा को क्या कहा जाता है? तो सती कहा जाता है। तो सती होने का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो एरन अभिलेख से मिलता है। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के कवि, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के कवि कौन है? तो कालिदास है। पूछा जाता है कालिदास किसके दरबार के कवि है? तो किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के कवि है कालिदास। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेदाचार्य कौन है? तो धन्वंतरी, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के आयुर्वेदाचार्य है। नेक्स्ट है, यहाँ से देख लीजिए, चंद्रगुप्त काल का प्रचलित ग्रंथ, चंद्रगुप्त काल में जो प्रचलित ग्रंथ है वो कौन सा है? तो पंचतंत्र ये प्रचलित ग्रंथ है। ठीक है। आगे, गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा, गुप्त राजाओं की जो भाषा थी तो वो कौन सी थी? संस्कृत। कौन सी है? तो संस्कृत ये गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा है। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के को क्या कहा जाता है? तो दिनार कहा जाता है गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के को। और चांदी के सिक्के को पूछा गया तो रुपयक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रुपयक कहा जाता है। रुपयक कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है? तो रुपयक कहा जाता है। अब मंदिर बनाने की कला, मंदिर बनाने की कला कहाँ से शुरू हुई है? तो गुप्त काल से मंदिर बनाने की कला शुरू हुई है। और स्वर्ण युग ये गुप्त काल को कहा गया है। स्वर्ण युग, गुप्त काल का जो युग है उसे स्वर्ण युग कहा गया है। ठीक है। ये देखो, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा गया है। क्या कहा गया है? तो गुप्त काल में को स्वर्ण युग कहा गया है। इसमें हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।